आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, अपराध की संरचना। आखिर अपराध कैसे काम करता है, इसकी जड़ें कहाँ हैं और कानून इसे किस तरह परिभाषित करता है। हमारे पास जो डेटा और स्रोत हैं, उनकी मदद से हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी सवाल से करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी आम व्यवहार को एक अपराध में बदल देती है? क्या ये सिर्फ कानून तोड़ने तक सीमित है या बात इससे कहीं ज़्यादा गहरी है और इसके पीछे कुछ सामाजिक ताने-बाने छिपे हैं? अगर हम आपराधिक व्यवहार के दायरे को देखें तो इसमें बहुत अलग-अलग तरह की घटनाएं शामिल होती हैं। एक तरफ 9/11 जैसे खौफनाक आतंकवादी हमले और मंडले बे की गोलीबारी है, तो दूसरी तरफ कॉरपोरेट दुनिया के बड़े आर्थिक घोटाले हैं। और हाँ, राइट विंग चरमपंथियों द्वारा कैपिटल बिल्डिंग पर किया गया हमला भी इसी दायरे में आता है। बिना किसी राजनीतिक पक्ष के ये समझना जरूरी है कि कानून के नजरिए से ये सभी कृत्य आपराधिक व्यवहार की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। अब इन तमाम घटनाओं को सही और निष्पक्ष ढंग से समझने के लिए हमें सबसे पहले अपराध शास्त्र यानी क्रिमिनोलॉजी को ठीक से परिभाषित करना होगा। अक्सर लोग अपराध शास्त्र और आपराधिक न्याय को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा फर्क है। अपराध शास्त्र दरअसल अपराध के पीछे के मूल कारणों की खोज करता है कि आखिर कोई अपराध क्यों होता है, जबकि आपराधिक न्याय या क्रिमिनल जस्टिस पूरी तरह से व्यवहारिक चीजों पर केंद्रित है, जैसे कि पुलिसिंग, कानून लागू करना और अदालती प्रक्रियाओं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपराध के निर्माण की। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास के अलग अलग दौर में अपराधी किसे माना जाए, इसकी व्याख्या भी लगातार बदलती रही है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ये बदलाव साफ दिखाई देता है। 18वीं सदी में शास्त्रीय सिद्धांत का बोलबाला था, जिसका मानना था कि हर इंसान अपनी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल से अपराध करता है। फिर 19वीं सदी आते आते प्रत्यक्षवादी सिद्धांत सामने आया, जिसने शारीरिक बनावट और मनोविज्ञान पर जोर दिया। और फिर 20वीं सदी में नजरिया बिल्कुल बदल गया। तब हमारा ध्यान पूरी तरह से सामाजिक माहौल और तनाव पर केंद्रित हो गया। इसी विकास के दौरान आधुनिक समाजशास्त्र ने लेबलिंग थ्योरी जैसी बहुत ही दिलचस्प अवधारणा पेश की। आसान शब्दों में कहें तो यह सिद्धांत मानता है कि समाज की प्रतिक्रियाएं ही किसी को अपराधी का लेबल देती हैं। यानी सिर्फ कृत्य मायने नहीं रखता, बल्कि समाज उस कृत्य को कैसे देखता है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इस लेबलिंग का असर बहुत गहरा होता है। एक बार जब समाज किसी पर अपराधी का ठप्पा लगा देता है तो वो इंसान खुद को उसी नजरिए से देखने लगता है। ये ठप्पा सचमुच किसी भी व्यक्ति की आत्म पहचान को पूरी तरह बदल सकता है और उसके भविष्य के फैसलों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। इसी से जुड़ा है मिशेल फुकॉल्ट का पैनोप्टिक गेज का सिद्धांत। ये बताता है कि जब लोगों को लगता है कि उन पर हर वक्त नजर रखी जा रही है तो वे खुद ब खुद सामाजिक नियमों का पालन करने लगते हैं। ये लगातार निगरानी की भावना उन्हें सेल्फ पुलिसिंग यानी खुद को नियंत्रित करने पर मजबूर कर देती है। तो फिर अपराध असल में होता क्यों है? स्रोत बताते हैं कि कोई एक वजह नहीं है। अक्सर ये सामाजिक आर्थिक तनाव, भारी असमानता, गरीबी और अकेलेपन जैसे निराशाओं से उपजता है। इसके अलावा जनसांख्यिकीय कारक जैसे उम्र, लिंग या जातीय का भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ एक इंसान की व्यक्तिगत पसंद का मामला बिल्कुल नहीं होता। चलिए अब इस समाजशास्त्रीय समझ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कानूनी प्रमाण की कठोर वास्तविकता में कैसे तब्दील होता है। किसी को कानूनी रूप से दोषी ठहराना इतना आसान नहीं है। अदालतों को मुख्य रूप से 4 बातों पर निर्भर रहना पड़ता है। पहला, एक्टस रियस यानी कृत्य का होना। दूसरा, मेंस रिया यानी अपराध करने का इरादा। तीसरा, इन दोनों का एक साथ मौजूद होना। और चौथा, जो सबसे अहम है, निकटतम कारण यानी उस कृत्य का सीधा और तत्काल परिणाम क्या हुआ। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए 1983 के एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले पर नजर डालते हैं। इस मामले में एक आरोपी ने पुलिस की गोलियों से बचने के लिए अपनी ही गर्भवती प्रेमिका को एक मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। इस मामले में अदालत का फैसला बिल्कुल साफ था। भले ही गोली पुलिस की लगी हो, लेकिन अदालत ने माना कि आरोपी का अपनी प्रेमिका को ढाल बनाने का फैसला ही उसकी मौत का निकटतम कारण था।
इसीलिए आरोपी को कानूनी तौर पर पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया। एक और दिलचस्प उदाहरण देखते हैं 1956 का। इसमें एक व्यक्ति ने ये जानते हुए भी गाड़ी चलाई कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और नतीजा ये हुआ कि उसे दौरा पड़ा और एक बेहद भयानक जानलेवा दुर्घटना हो गई। अब यहाँ कानून ने क्या किया? कानून ने उस हादसे के प्रत्यक्ष कारण के रूप में उस व्यक्ति के शुरुआती फैसले को ही देखा, क्योंकि जोखिमों के बारे में पूरी तरह से पता होने के बावजूद उसने गाड़ी चलाने का जो विकल्प चुना, वही इस पूरी त्रासदी का निकटतम कारण माना गया। लेकिन हालात तब बेहद उलझ जाते हैं जब स्थिति कुछ ऐसी हो जैसी 1975 के एक मामले में हुई। यहाँ चाकूबाजी के एक शिकार व्यक्ति ने अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से खून चढ़वाने से साफ इनकार कर दिया और अंततः उसकी मौत हो गई। ये कानून के लिए एक बड़ी चुनौती थी, मगर पीड़ित के इलाज से इनकार करने के बावजूद अदालत ने यही तय किया कि मौत की असली वजह वो शुरुआती चाकूबाजी ही थी। पीड़ित के इनकार ने कारणों की उस श्रृंखला को नहीं तोड़ा था, इसलिए हमलावर को ही पूरी तरह से दोषी माना गया। खैर, अब कानूनी सिद्धांतों की इस दुनिया से बाहर निकलकर ठोस तथ्यों और वास्तविक दुनिया के आंकड़ों की तरफ मुड़ते हैं। अपराध का असली पैमाना वाकई चौंका देने वाला है। इस विशाल संख्या को ही देख लेते हैं। 50,70,000। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सिर्फ साल 2019 में ही देश भर में इतने अपराध दर्ज किए गए थे। ये आंकड़ा अपने आप में काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हम इस भारी भरकम आंकड़े को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि इनमें संपत्ति से जुड़े अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा, यानी 21 लाख से भी अधिक है। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के आंकड़े भी बेहद चिंताजनक हैं। और हाँ, तेजी से बढ़ता साइबर अपराध भी अब एक बड़ी समस्या बन चुका है। हालांकि इन आंकड़ों को सही संदर्भ में देखना भी बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर संयुक्त राष्ट्र के डेटा के मुताबिक भारत में हत्या की दर प्रति 1 लाख लोगों पर 2.9 है, जो कि पूरे एशिया के 3.7 के औसत से वास्तव में कम है। यानी जब हम तुलनात्मक नजरिए से देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत में पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या आपराधिक न्याय का ये सख्त कानूनी ढांचा कभी भी मानव व्यवहार की उन उलझी हुई समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक जड़ों को पूरी तरह से समझ सकता है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि अपराध की असली बुनियाद क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।